ईमानदारी से बोल रहे हो? सर बेईमानी तो आती ही नहीं है। भाई बच्चे तो जुड़ चुके। क्या अच्छा है मामला। चलो गुड इवनिंग बच्चों। सर ये देखो बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं भाई। सर चरण स्पर्श खुश रहो बच्चों। देखो सर अब मुझे ऑर्गेनिक पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है ना। ऐसे टीचर हमें नहीं मिले थे सर। थैंक यू बेटा। दिन प्रतिदिन आपके फैन बनते जा रहे हैं सर। क्या आप बेटा। चलो अच्छी बात है बेटा। थैंक्स फॉर ऑल फॉर बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। सर आपकी वजह से केमिस्ट्री में आ आग लगा दी सर, आग लगा दी। चलो ठीक है। अरे बहुत सारे बेटा, कहाँ तक पढ़ेंगे तो। चलो स्टार्ट करते हैं ना बेटा। ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। अच्छी बात है। समझ में आना चाहिए, बढ़िया यही है और क्या बेटा। जो पढ़ाए वो आपके काम आए, यही ऑब्जेक्ट है और क्या है। आज क्या हो गया, आज क्या सैटरडे वीकेंड चल रहा है बच्चों का। बगलिए बेटे। नहीं आए इतने। चलो अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है। आजकल तो ये फैसिलिटी है, बच्चा देख लेता है और क्या है। नहीं पढ़ाई की है आप लोगों ने पक्का। अपनी कल भी क्लास थी। फिर क्या है बेटा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं थी कल। चलो एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपन ने पढ़े थे। एक्स्ट्रा में कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें ऐड कराई थी। पहले सबसे पहले फाइनल को नंबर ऑफ ऑप्टिकल और स्टीरियो आइसोमर्स इज क्लियर। फॉर्मूले आपको क्लियर हो चुके बेटा, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स्ट्रा में अपन ने मैं 2 मिनट में उसको लेके आता हूँ कहाँ तक अपन पहुंचे थे। एक्स्ट्रा नंबर 1 में मैंने आपको सिखाया था कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में यदि कभी मॉलिक्यूल आ जाए तो अपने को कैसे पहचानना है कि वो मेसो है कि ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके बेटा। उसमें सीधा सीधा एक पॉइंट बताया था, आप कोई भी एंगल ऑफ रोटेशन दें, आगे वाले फॉरवर्ड कार्बन की जो प्रॉपर्टीज है बैक कार्बन के इक्वल हो जानी चाहिए, तो पीओएस है, अदरवाइज नहीं है। आई थिंक यदि उसको समझने में टाइम लगा था बेटा, लेकिन समझ आने के बाद मैं समझता हूँ ऐसा क्वेश्चन यदि आता है तो 5 या 10 सेकंड का मैक्सिमम टाइम लगता है। इसका मतलब वो क्वेश्चन टिपिकल नहीं है बेटा, वो क्वेश्चन ना हाई लेवल की क्वेश्चन है। एक्चुअली हमने कभी किए नहीं इसलिए ऐसा लगता है, जब करते हैं तो यही क्वेश्चन आसान लगते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा नंबर 2 में मैंने आपको समझाया था कि ऐसे टर्शियरी अमाइन जिनमें कायरल नाइट्रोजन होता है, ठीक है, और जो कायरल कार्बन यदि कार्बन आयन में है तो ऐसे केस में पिरामिडल शेप रहेगा। पिरामिडल शेप में लोन पेयर ऑसिलेशन क्रिएट करता है और फ्लिपिंग होती है। फ्लिपिंग के कारण जो मिरर इमेजेस बनती है वो सेपरेट नहीं हो पाती, नॉन रिजोल्वेबल रहती है। इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स तो यस है लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लिपिंग। और अमाइन के केस में इसको अमाइन इन्वर्जन भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, अलग से कोई हेडेक नहीं लेना। अमाइन के केस में अमाइन इन्वर्जन बोल देते हैं, बाकी फ्लिपिंग तो बेसिकली रिसर्च का पॉइंट है ही सही। और एक अलग से नाम उसको दिया गया था, रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन। ठीक है बेटा। चलो एक्स्ट्रा नंबर जो थर्ड था उसका फर्स्ट केस अपन ने ये बनाया था कि यदि अपन उस लोन पेयर को गायब कर दें और एक बॉन्ड और क्रिएट कर दें तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स पर फ्लिपिंग खत्म हो जाएगी। जब फ्लिपिंग कंप्लीटली एंड हो जाएगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लाइट रोटेट होने की पावर उस मॉलिक्यूल में आएगी और हम कह सकते हैं कि वो रिजोलेबल हो जाएंगे दोनों मिरर इमेजेस। और हम आसानी से कह सकते हैं कि ऐसे केसेस ऑप्टिकल एक्टिव हैं। और सर उसमें हमने 1 एसिमेट्रिक कार्बन वाले कंपाउंड तो पूरे डिटेल पढ़े हैं, और अपन ने कहीं लिखा भी था बच्चों कि कंपाउंड्स विद 1 एसिमेट्रिक कार्बन, कंपाउंड्स विद 1 एसिमेट्रिक कार्बन मींस 4 वैलेंसी वाले कार्बन की बात चल रही है, तो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और साथ ही मैंने आपको कहा कि यदि जो टर्शियरी नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर यदि डोनेट कर दिया जाए और क्वाटरनरी सोल्ट बना दिया जाए
लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि चारों वैलेंसी पर डिफरेंट एटम और ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो ऐसे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। साथ में जर्मेनियम, सिलिकॉन और सल्फर के भी कंपाउंड्स मिले हैं, हमें नॉलेज के लिए वो भी ध्यान रहने चाहिए। ठीक है बेटा। उसके बाद अपन ने उसी कैटेगरी में, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो कायरल हैं विदाउट कायरल कार्बन, उस कैटेगरी में सेकंड जो अपन ने लिया बी नंबर पे, वो लिया था ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स। हमने ये फाइनल किया था कि बाइफिनाइल की दोनों रिंग की ऑर्थो पोजीशन पर जो डिफरेंट एटम और ग्रुप होने चाहिए, जब वो होंगे तो एक रिंग हॉरिजॉन्टल रहेगी और एक वर्टिकल हो जाएगी, जिसके कारण यदि वो डिफरेंट हैं तो पीओएस नहीं होगी और ऑप्टिकली एक्टिव केसेस मिले हैं। और उसके दो एग्जांपल्स मैंने आपको लिखाए थे, जिसमें हमने NO2COOH को लिया था और दूसरे केस में आई और बीआर, जो कि अपने 2016 नीट में भी आया हुआ है। ठीक है बेटा। यदि हम ये मानते हैं कि एक्स्ट्रा जो लिखा है बच्चों ये नीट लेवल से नहीं है सर, ये अपर लेवल है, तो क्या वो क्वेश्चन नीट में नहीं आया? इसका मतलब समझने के बाद वो चीज आसान हो जाती है। हमें लगता है कि समझ नहीं पा रहे, इसलिए अपने को लगता है 1 मिनट में नहीं होगा। यदि अपन समझ जाते हैं तो वो 10 या 15 सेकंड के क्वेश्चंस हैं। और वो क्वेश्चन 2016 में जो आया बच्चों, वो इस बात को इंडिकेट करता है कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए हमें इनसे यो नहीं सोचना कि यार अपन नहीं करें। हमें यदि 1% में भी सर ने लिखाया है और वो बोल रहे हैं कि बेटा साथ में पढ़ के जाना है, तो अपन को जाना है, दैट्स ऑल। ठीक है। उसके बाद एक लास्ट केस मैंने लिया था बहुत ही अच्छा, क्यूमुलिन्स और एलिन्स। उसमें अपन को सभी चीजों से हटके सीधा सीधा एक फॉर्मूला फॉलो करना था। टर्मिनल्स पे डिफरेंट एटम्स ग्रुप होने चाहिए। यदि ऑड नंबर में डबल बॉन्ड है, ऑड नंबर में डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल होगी, ऑप्टिकल नहीं होगी। और यदि इवन नंबर में डबल बॉन्ड है बच्चों, तो यस इवन नंबर में है तो ऑप्टिकल होगी और ज्योमेट्रिकल नहीं होगी। तो क्यूमुलेंस वाले केसेस भी अपने क्लियर हो गए थे। साथ में मैंने स्पाइरेंस का भी बना के बताया था कि कभी ऐसा आ जाए तो सेम कंसेप्ट अपने को लगा देना है। यहां तक हम पहुंचे थे, ये सुनो। चलो इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करें बच्चों, बताएं, देखें, कोशिश करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये क्वेश्चन आपका एफएमसी का क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अपन ऐसा लिखते ना एफएमसी बीएचयू, तो यूं मत समझो कि हाई लेवल हो गया। क्वेश्चन को ये देखो कि यदि 10 सेकंड 15 सेकंड में हो रहा है तो वो आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। वो हाई लेवल नहीं बेटा, वो हमने पढ़ा ही नहीं, इसलिए अपने को लगता है हाई लेवल है। पढ़ लिया तो कहीं का हाई लेवल, कोई ना कोई तो बच्चा उसे अटेम्प्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जैसे अपन इस क्वेश्चन को ले रहे हैं, एक जनरल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है एफएमसी का। ये 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। एक में लिख रहा हूँ क्रोटोनिक एसिड, सेकेंड नंबर ये मैं मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी दे सकता हूं, ये इस तरह भी मैं स्ट्रक्चर बना के दे सकता हूं। और ये 4 नंबर Br12 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। एक इसी इसी ऑर्डर में अपन एक बीएचयू का क्वेश्चन भी ले सकते हैं बच्चों। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। ये देखने में अपने को लगता है थोड़ा टिपिकल है, लेकिन ये यदि अपन जो पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं कि बच्चों ये पॉइंट्स अपने को ध्यान रखने, यदि वो दिमाग में है तो ये 1 या 2 या 3 सेकंड के भी हैं। नंबर 1, क्या ये डाइस्टीरियोमर है? नंबर 2, क्या बच्चों ये एनांशियोमर है? नंबर 3, क्या बच्चों में पोजीशन आइसोमर हो सकते हैं या ये आइडेंटिकल हैं? दोनों क्वेश्चन पर पहले डिस्कशन करेंगे अपन, इसको सोल्व करें, फिर उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन लेंगे और फिर अपन नई यूनिट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बेटा। अननेसेसरी अपन को नई यूनिट में भी ज्यादा टाइम देना है, कोशिश ये करेंगे उसमें अपन टाइम बचाएं, और बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आपको देना होता है, तो उसके लिए भी अपन समय बचाएंगे। आज स्टार्ट कर देंगे लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट। ठीक है। मॉड्यूल का डिस्कशन करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद 5 या 10 मिनट फाइनल करेंगे। पहले पैकअप करेंगे कि मॉड्यूल में आइसोमर्स में से किसी भी एक्सरसाइज और बिगनर बॉक्स में से कोई डाउट नहीं हो। उसके बाद जब फाइनल होगा कि सर कोई डाउट नहीं है, तो अपन रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स होके करो बेटा इनको। आप तो ये मानो कि अपनी तरफ से सब काम कंप्लीट हो गया, अभी एग्जाम में बैठे हैं, 2022 नीट एग्जाम दे रहे हैं। मान लो यही क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये आपको फील करते हुए इन दोनों क्वेश्चनों को करना है।
चलो, जब सभी बच्चे इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो मैं बीच में एक बच्चे की क्वेरी उसको बोल रहा हूँ, आप अपना दिमाग क्वेश्चन सोल्व करने में लगाएं। ये बच्चा भानु शर्मा, ये पूछ रहा है सर जो आपने क्यूमुलेंस वाले केस बताए थे उसमें जो एग्जाम्पल नंबर 3 था वो एक बार और बता दें। तो बेटा मैं बता देता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 3 में 3 डबल बॉन्ड थे। 3 डबल बॉन्ड का मतलब है वो ऑड नंबर में थे। तो जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ब्रह्मास्त्र मैंने आपको दिया था, डॉग एंड डियो, तो उसके अकॉर्डिंग अपन चलें। सबसे पहले देखें टर्मिनल्स पे डिफरेंट थे जैसा कि थे, एग्जाम्पल नंबर 3 में CH3 और H लगे हुए थे दोनों तरफ, ठीक है बेटा, तो डिफरेंट है। उसके बाद हमें डबल बॉन्ड देखना है, तो उसमें 3 डबल बॉन्ड थे। 3 डबल बॉन्ड का मतलब हो गया ओड नंबर, और ओड नंबर में आपको जाना था DOG डॉग, यानी कि ओड नंबर पे GI होगी, OI नहीं होगी। तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगी, ऑप्टिकल नहीं होगी। आपको ये एक ब्रह्मास्त्र के थ्रू शॉर्ट ट्रिक दिया है। ओके बेटा, ठीक है, आ गया जवाब सर, समझ में आ गया, ये बढ़िया से काम है, बहुत अच्छी बात है बेटा। अभी इन दोनों क्वेश्चन पे ध्यान दो, उसको छोड़ो, वो दोबारा पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा बेटा। समझ में आ गया, अच्छी बात है। एक बार और रिवीजन करो, कल संडे है, सभी बच्चों के लिए मैसेज है ये, जो यहाँ ऑफलाइन बैठे हैं वो भी और ऑनलाइन बैठे हैं जो भी। संडे है, संडे के दिन अपन 3-3.5 घंटे एट अ टाइम आइसोमर्स को एक बार बिना मतलब वन सिटिंग में एक बार रिवीजन कर लें और इसको छोड़ दें, पैक कर दें, क्योंकि आने वाली यूनिट आपको ये समय नहीं देगी कि इसका रिवीजन बार बार करो। बात समझ रहे हो बेटा? क्योंकि अपने को आने वाली यूनिट में ही चलना पड़ेगा, वो कम से कम 14 और 13 लेक्चर 15 लेक्चर्स रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट के होंगे आपके। इसका मतलब 15 लेक्चर्स तक आपको मेरे साथ रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट में ही चलना होगा, और वो यूनिट इस तरह की है कि वो अपने को उसी में ही ध्यान रखना पड़ेगा। समझ रहे हो बेटा? तो कोशिश करो कि कल संडे आ रहा है, बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत अच्छा टाइम टेबल से चल रहे हैं अपन। संडे आ रहा है, एक बार और सर का कहना माने, जैसे नेमिंग की यूनिट अपन ने करी थी 4-4.5 घंटे में, एक बार एक कल अपना एक टाइम निकाल के किसी भी तरह, यार अपन 3-3.5 घंटे लगेंगे, अपन ने सब कुछ पढ़ लिया, कन्फॉर्मर्स अपन ने पढ़ लिए, ज्योमेट्रिकल पढ़ लिए, क्वेश्चन भी कर ही लिए, ठीक है बेटा। तो एक बार क्लास नोट्स का एक रिवीजन वन सिटिंग में, ठीक है, हम कल ही कर लें, ठीक है बेटा। कल ऑर्गेनिक को टाइम दो, ठीक है बेटा। और उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट में, हमें रोज डेली के डेली पढ़ते चलना है बस, ठीक है बेटा। उसमें भी मैं समय समय पे आपको एडवाइस देता रहूंगा, वैसे अपने को फॉलो करना है। ओके बेटा, कल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। एक बच्चा कह रहा है सर कल ही कर लिया मैंने 4 घंटे में रिवीजन, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। ये जो बच्चे बैठे हैं सामने ये भी बोल रहे हैं हमने भी कर लिया सर, ठीक है। चलो बताओ, मैं आपके साथ नहीं हूँ बेटा, मैं वो टीचर हूँ जिसने एग्जाम में 2022 में क्वेश्चन दिया है। अब क्या करना है, बोलो, आंसर दो। जो GI एंड OI दोनों शो करे, क्वेश्चन वो है, क्वेश्चन ये नहीं है कि GI किस GI हो रहा है दूसरे में OI हो रहा है, नहीं, ऐसा मॉलिक्यूल सिलेक्ट करना है जिसमें दोनों फिनोमिना है, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी। आंसर दो, आंसर फाइनल करो। अरे आवाज निकलनी चाहिए अंदर से। फोर्थ पक्का? बिल्कुल राइट है, फोर बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसमें केवल ज्योमेट्रिकल होगी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड C OOH, ये क्रोटोनिक एसिड है, इसमें केवल ज्योमेट्रिकल होगी, इसमें ऑप्टिकल नहीं होगी। आप ईमानदारी से देखें, ज्योमेट्रिकल की कंडीशन ज्योमेट्रिकल की और ऑप्टिकल की ऑप्टिकल की है। तो ज्योमेट्रिकल इसमें होगी, इसमें ऑप्टिकल नहीं है। इसमें भी मैंने आपको लिखाया था जितने भी एजो कंपाउंड्स हैं वो सब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, यस और नो? इसमें भी ऑप्टिकल की कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ हमने देखा, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था, इसके सीसो ट्रांस दोनों बनाए थे मैंने, याद आ गया? इसमें भी ज्योमेट्रिकल है, इसमें भी ऑप्टिकल नहीं है। लेकिन इस कंपाउंड को अपन देखें बच्चों तो यहाँ H होते हैं, यस और नो? आप मुझे बताओ, ये ऑप्टिकल सेंटर बन गए TGS, यस और नो? TGS का केस बन गया, इसके सीसो ट्रांस भी बनते हैं, इसका मतलब ज्योमेट्री भी बनती है, और इसमें ऑप्टिकल सेंटर है, इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स भी ये शो करता है। इसका मतलब फोर्थ मॉलिक्यूल में यदि हम सीसो ट्रांस बनाए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी यस हो रही है, और चूंकि इसमें ऑप्टिकल सेंटर है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर भी शो करता है। दैट्स अ क्लियर। यानी TGS वाला केस है जो मैंने आपको समझाया था, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक उसी तरह का केस है। सेकंड में आंसर दो सभी बच्चे, प्रॉपर आंसर। इसका मुझे राइट आंसर मिलना चाहिए, यदि पढ़ने का जुनून है, ईमानदारी से सिलेक्शन होके जाने का जुनून है तो राइट आंसर दो इसमें। सबसे पहले क्या चेक करना, आज भी वही गलती कर रहे हो, फिर मुझे याद दिलाना पड़ रहा है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वहीं से आओ। सेकंड नंबर कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी सही है क्या? डिफरेंट है तो फिर कहां से हो गया ये? दैट्स अ पोजीशन आइसोमर्स, ना ये आइसोमर है
ना ये डाइस्ट्रोमर्स है। हम समझ चुके कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। दैट इज 1 2 3 ट्राई मिथाइल एंड दैट इज 1 2 4 ट्राई मिथाइल। इसका मतलब बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स ड्यू टू डिफर कनेक्टिविटी। यस और नो? ड्यू टू डिफरेंट कनेक्टिविटी। बात खत्म। ये लिख लो यहाँ पर कनेक्टिव। बेटा आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ वही पॉइंट को खासतौर से ध्यान दो जहां मैंने आपको लिमिट लगाई है कि अपने को इनका ध्यान जरूर रखना है। ये नहीं रखेंगे गलती करेंगे अपन। कई बार बच्चा इसमें डाइस्ट्रोमर समझ जाता है, उसको लगता है मुझे समझ में आ रहा है कुछ भी तो डाइस्ट्रोमर होगा। ऐसा नहीं, अपन ध्यान से देखें, तसल्ली से देखें। ये मिथाइल माने जाएंगे, यस और नो? कई बार मैंने बोला आप लोगों को, तो ये 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटेन है, वो 1 2 4 ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटेन है एंड बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स। सिंपल सी बात है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो कब किसी हालत में स्टीरियो आइसोमर नहीं होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन जो एआईपीएमटी में आया हुआ है उसमें से उस क्वेश्चन को अपन लेते हैं। चलो बताओ, ये बड़ा क्वेश्चन बना लेते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन ऐड कर देंगे। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिगार्डिंग enantiomerism, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिगार्डिंग enantiomerism किसमें? तो स्मॉल क्वेश्चन बन रहे हैं अल्केन में, अल्कीन में और अल्काइन में। इसमें से अल्केन वाला एआईपीएमटी में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा बने इसलिए अल्केन और अल्काइन भी ऐड किए हैं। बाकी अल्केन में क्वेश्चन एआईपीएमटी में आ चुका है कि अल्केन में एनांशियोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे एंड व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम आल्सो। हम उस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। करो, कोशिश करो। हो गया बेटा? आ जाना चाहिए अब तक। कॉमन एक बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। आ भी सकते हैं ऐसे, ऐसे ही क्वेश्चन आए बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये अपने को लगता है, अपने लिख दिया बीएचयू तो लगता है यार लेवल बढ़ गया, लेवल बढ़ा नहीं बेटा, ये तो आसान है। आप मुझे बताओ, इसको यदि आ रहा है तो ये मुश्किल से 1-2 सेकंड में ही आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो फिर तो बच्चा इसका मतलब पढ़ ही नहीं रहा, तो उसके लिए तो सारी चीजें क्या है, मुश्किल है। चलो बताओ बेटा, अल्केन में 7 कार्बन, बिल्कुल राइट, वेरी गुड। 7 कार्बन पर इसमें अल्केन में 7 कार्बन इज राइट। इनेंशियोमर्स के लिए, इनेंशियोमर्स के लिए क्या होना जरूरी है? कायरल कार्बन। अल्केन है तो कार्बन तो गए ना। अब अपन इसकी 3 वैलेंसी ऐसे निकाल दें, बहुत इजीएस्ट प्रोसीजर है सोल्व करना। अपन क्या करें कि एक तो H लगा ही देते हैं, अब अपन कार्बन नंबर लगाते तो एक कार्बन लगा दें, एक तरफ 2 कार्बन लगा दें, यस और नो, और एक तरफ 3 लगा दो, बस बात खत्म। इसकी जगह ये भी हो सकता है कि इसको अपन यहाँ लगा दें, वो कंपाउंड भी बन सकता है, 2 कंपाउंड्स क्रिएट हो सकते हैं 7 कार्बन पे। तो राइट नाउ अपन इसी का लिख देते हैं नेम 3 मिथाइल, यस 3 मिथाइल हेक्सेन। ये हो गया 7 कार्बन पर इनइंशियोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है बेटा, अल्केन एंड अल्कीन में समझ चुके होंगे आप लोग, अल्कीन में 6 हो जाएंगे क्योंकि आपको डबल बॉन्ड क्रिएट करना है, यस और नो। तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन, एक ये कार्बन इधर 2 कार्बन लगा दो, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, ये भी ऑप्टिकल सेंटर बन गया।
राइट नाउ 3 मिथाइल, यस, पेंट, पेंट 1 इन या पेंटीन एक ही बात है, पेंट 1 इन लिखे या पेंटीन लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इसमें भी 6 कार्बन, यस सुनो बेटा, इसमें भी 6 कार्बन हो जाएगा, केवल आपको ट्रिपल बॉन्ड करना है। ये लो H एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लो 3 मिथाइल पेंट 1 आयन। इसी तरह एक क्वेश्चन और आया हुआ बेटा स्टेट प्री मेडिकल, राजस्थान प्री मेडिकल में, अल्कोहल्स में मतलब कौन सा कंपाउंड सिंपलेस्ट अल्कोहल हैविंग ऑप्टिकल एक्टिविटी, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये भी आया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है, आप कर लोगे इसलिए मुझे उम्मीद है, इसलिए अपन लिख नहीं रहे उसको। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज सिंपलेस्ट अल्कोहल विच शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। अच्छा एक और लास्ट, फिर अपन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। एक और लास्ट में चीज बोल देता हूँ, दिमाग में है, कभी ऐसा आता है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजोल्वेबल, इसका मीनिंग क्या समझोगे, क्या है इसका मतलब? ऑप्टिकल एक्टिव वाला ढूंढना है, ठीक है बेटा, फाइनल है, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव वाला मॉलिक्यूल ढूंढना है, जो ऑप्टिकल एक्टिव हो वो रिजोल्वेबल है, लेकिन उसमें भी ऑप्टिकल एक्टिव में वो नहीं होने चाहिए जो फ्लिपिंग कर रहे हैं। हेलो, फाइनल है, पक्का, लॉक कर दें? अब बताओ, अब 5 मिनट्स या जो भी 10 मिनट्स, यदि कोई प्रॉब्लम है तो 10 मिनट्स या 15 मिनट्स भी देंगे। मॉड्यूल में से आइसोमर्स के किसी भी बिगनर बॉक्स में से, बिगनर बॉक्स नंबर 1 to 6 एंड एक्सरसाइज नंबर 1st, 2nd, 3rd, कोई भी क्वेश्चन डाउट होता आप पूछ सकते हो। ये आपका टाइम स्टार्ट हो गया भाई, जब फाइनल हो जाएगा कि सर अब कोई डाउट नहीं है तो ही मैं रिएक्शन मैकेनिज्म हेडिंग डालूंगा, सिंपल सी बात ये, नो पेंडिंग वर्क। रेस्ट के क्वेश्चंस धीरे धीरे करते रहो। मेरी क्या उम्मीदें ऐसी है बेटा कि मैं चाहता हूं कि बच्चे साथ के साथ मेहनत करें, इसलिए मैं कहता हूं, अदरवाइज रेस अभी सोल्व करने की नहीं होती है, वो आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जब भी समय मिले अपन करते रहें, और कोई भी डाउट तो कभी भी पूछ लेंगे ना बेटा उसमें। अभी अपना मेन जो टारगेट है क्लास में, अपना मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे होने चाहिए, क्लास नोट्स बढ़िया बनने चाहिए, अच्छा पढ़ाई होनी चाहिए, हमें ऐसे नोट्स मिलने चाहिए जिसमें से हमें क्वेश्चन मिले और वो क्वेश्चन आए, सिंपल सी बात है। कोई भी आपको लगे, पहले बिगनर बॉक्स फाइनल करो, बिगनर बॉक्स नंबर 1 से 6 में से किसी बिगनर बॉक्स में आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो गया? पक्का, चलो अच्छी बात है बेटा। देखो सब्जेक्ट बेटा, आज मैं वापस आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, सब्जेक्ट बहुत बड़े होते हैं, समझ रहे हो, हर सब्जेक्ट एंडलेस है, हमें अपने लेवल से उसको बेटर तरीके से पढ़ना होता है, इसलिए स्टूडेंट को ये हमेशा पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, और टीचर को ये आर्ट होना चाहिए कि उसे रोकना कहाँ है। यदि ये दोनों नहीं है ना तो फिर तो इनफाइनाइट है, मतलब जो मर्जी पढ़े पढ़ो, चल रहा है दिमाग में ये, ना तो फिर वो क्वेश्चन मिलते हैं ना सोल्व होते हैं, और फिर अपन भटकते रहते हैं। अश्योरेंस मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आज जो मैं रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों की प्रॉब्लम रहती कहाँ है, फिर आपको मैं एश्योरेंस दूंगा, आप डाउटलेस चलोगे, ठीक है, पर पहले यहाँ से मुझे फ्री कराओ कि सर अब इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिगनर बॉक्स नंबर 1 to 6 पक्का क्लियर, सही बोल रहे हो? क्वेश्चन सोल्व किए बिगनर बॉक्स नंबर 1 to 6, बिगनर बॉक्स नंबर 5 का 4 नंबर बच्चा पूछ रहा है, देखिए देखो कौन सा है, बिगनर बॉक्स नंबर 5 का 4 नंबर क्वेश्चन देना बेटा। बेटा इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो आपको आरएस निकालना है, नहीं? बिगनर बॉक्स नंबर 5 का 4 नंबर क्वेश्चन यदि बच्चा पूछ रहा है तो इट मींस ये पक्का है कि उसने आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने सिखाए थे उस समय वो कहीं ना कहीं एब्सेंट हो गया था, नहीं? ऑब्वियसली इसमें अपने को कुछ भी, ऐसे तो बेटा आपको 5 में भी दिक्कत आएगी, आपको आरएस का जो अभी लेक्चर मैंने लिया है वो होगा अभी, आप एक बार और उसको चेक करें, CL FH और BR, और दूसरा बना हुआ है BR CL F और H, तो इस तरह का तो मैंने कराया हुआ भी है, आई लगा के फर्क क्या पड़ रहा है आपको? बेटा यदि आपका कंफ्यूजन है तो वो इसलिए है क्योंकि आप जो भी आपने पहले पढ़े हुए उन नोट्स से और मेरे नोट्स से दोनों को मिक्स करके आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। आप किसी भी एक रूल्स पर चलो, या तो पहले जो पढ़े उन पर या अभी जो मैंने पढ़ा है उन पर, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिंपल सी बात है, मैं स्टूडेंट बन जाता हूँ
तो ये नंबर 1, ये नंबर 2 सीक्वेंस रूल से पहले अपन नंबर देंगे। हमने देखा फोर्थ नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, यस और नो? 1 2 3 1 2 3 अपन चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो हॉरिजॉन्टल पे क्लॉकवाइज को अपन को क्या मानना है? एस मानना है। सर क्लॉकवाइज को हम आर मानते हैं, तो नहीं, जो अपने लिखा है ट्रिक उसके अकॉर्डिंग अपन चलें। हॉरिजॉन्टल लाइन पे यदि क्लॉक चल रहे हैं तो अपन एस मान लें, दैट इज अ ट्रिक, आप इसके अकॉर्डिंग चलें। एंड सेकेंड नंबर में अपन चलें तो ये 1 देन 2 देन 3 और ये 4। यदि ये वर्टिकल लाइन पर है, टॉप या बॉटम पर है, तो 1 2 3 रोटेट करेंगे, ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो गया? आर। यदि एक का आर और एक का है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें, यस है, इसका मतलब ये एनांशियोमर है। मुझे लगता है अब दिक्कत नहीं होगी। और मैं एक एडवाइस दूंगा इस बच्चे को, इस स्टूडेंट को, कि एक बार कोशिश करें आरएस कॉन्फ़िगरेशन का। यदि कहीं भी डाउट आ रहा है तो दो टीचर के बीच में जो नोट्स दिमाग में चल रहे हैं उनको हटा के किसी एक पर आ जाएं, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ। नहीं बेटा, सर आपको किसी एक वे पर जाना होगा। एक जो भी टेक्निक है जो आपको आती है पहले से, यदि आती है तो आप उससे करें, और यदि जो मैंने समझाया उस टेक्निक से आपको आता है तो आप उससे करें। किसी भी एक टेक्निक को फॉलो करें। आरएस के लिए मेरी एडवाइस है, सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, सभी रिस्पेक्टेड पर्सन हैं। हमें जो भी आए जिससे अपने को क्वेश्चन राइट आता है वो हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, वो टेक्निक अपने लिए बेस्ट है जिससे अपने को क्वेश्चन राइट हो जाए। हमारी कंपटीशन ये नहीं है कि जो मैंने बताया उससे करें या जो किसी और टीचर ने बताया उससे करें। हमें क्वेश्चन सही होना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो और कोई बिगनर बॉक्स नंबर 6 में बेटा फाइनल करो, आगे स्टार्ट करेंगे। पक्का? चलो, इसमें क्या डाउट था बेटा? आंसर गलत है क्या इसमें? इस वाले में सही है? चलो ओके। चलो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में से फ्री, एकदम फ्री माइंड से बोलो, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले बताओ, सोल्व किया ना बेटा? पक्का ना? देखो, ये टाइम का वैल्यू तभी है जब अपन सोल्व करके आए। ठीक है, एक मन में तसल्ली रहती है कि यार यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 1-8% डाउट रहे, फर्क नहीं पड़ रहा, साथ है अपना दिसंबर तक, तो कम से कम कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी भी सोल्व हो जाएगा। लेकिन पहले कम परफेक्ट मेहनत करके तो आना चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउट है आपको एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में? हाँ बेटा, रेस का डाउट इंडिविजुअली, यहाँ नहीं। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज नंबर सेकंड में कोई, सेकंड में कोई बेटा किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो बोलो। 13 मुझे आइडिया था, 13 अपन पूछेंगे। देखो मैं सोल्व करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ बेटा, आपने तो 13 पूछा ना, आप अब सुने मुझे। ठीक है, आराम से सुने भाई। आपको क्वेश्चन नंबर 13 में प्रॉब्लम है, अब आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, आपको प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हमें देखना है, देखो एरिथ्रो जो थ्रियोज, वो एरिथ्रो थ्रियोवर्डी है जो मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, आपको क्या करना है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में ये देखना है कि दोनों एच सेम साइड है क्या, है तो वो एरिथ्रो है। अब OH को सेकंड लास्ट कार्बन पे देखना है, सेकंड लास्ट कार्बन पर OH यदि राइट साइड है तो कैपिटल D है, और OH यदि लेफ्ट है तो कैपिटल L है। बात खत्म। ठीक है बेटा, पहले सेट पैटर्न है, वो एरिथ्रोथ्रियो इसलिए बताए थे। ठीक है, इसी क्वेश्चन के लिए बताए थे वो। ठीक है, और इसके लिए नहीं, वो एम्स में आया हुआ भी है, उसमें एम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है एरिथ्रो से, एरिथ्रो एनांशियोमर्स कौन सा है। और बताओ बेटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 तो हो ही गया ना। एक्सरसाइज नंबर थर्ड में एक्सरसाइज नंबर थर्ड का कोई क्वेश्चन? एक बच्चे की क्वेरी आ रही है कि सर बिगनर बॉक्स नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिस बच्चे ने भी ये क्वेरी की है बेटा ध्यान दें, मैंने आपको ये एज इट इज कराया हुआ बेंजल डॉक्सिम। मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ऑक्साइम का जो केस था C डबल बॉन्ड N वाले, उसमें जो सिन और एंटी आइसोमर समझाया है उसमें बेंजल डॉक्सिम का ही एग्जांपल समझाया है। अल्डोक्सिम के केस में सिन बेंजल डॉक्सिम और एंटी बेंजल डॉक्सिम, इसका मतलब बेंजल डॉक्सिम ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 राइट है। दैट्स ऑल।
एक्सरसाइज नंबर 3 में बेटा बताओ सर। एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि वन एसिमेट्रिक कार्बन वाले सर्च करने हैं। ठीक है बेटा, वन एसिमेट्रिक कार्बन पे अपने को क्या देखना है, चारों जो वैलेंसीज हैं वो डिफरेंट एटॉमिक ग्रुप से अटैच होनी चाहिए। तो आई थिंक देखते ही पता लग जाता है। देखो मैं देख रहा हूँ, एक तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिकल सेंटर है, यस और नो। इसके अलावा सेकंड नहीं है क्योंकि 2 Br आ गए, है ना। थर्ड वाली ऑप्टिकल सेंटर है, क्लियर हो गया। और इसके अलावा फोर्थ नंबर ऑप्टिकल सेंटर नहीं है क्योंकि 2 इथाइल आ गए, है ना बेटा। फिफ्थ नंबर पे ऑप्टिकल सेंटर है क्योंकि वहां एक एच और होता है, 2 ब्रोमोब्यूटेन ऑप्टिकल सेंटर है। और 5 तो 6 तो किसी भी कंडीशन में ऑप्टिकल सेंटर नहीं है। इसका मतलब वन फर्स्ट स्ट्रक्चर, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ नंबर स्ट्रक्चर, एंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर ऐसी हैं जिनमें कायरल कार्बन है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 7 तो मैं 7 आपको करवा चुका हूं। ठीक है, आपके बिल्कुल मैं करवा चुका हूं इसको साथ में। और क्वेश्चन नंबर 8 सर, तो 8 के लिए मैंने आपको जो टेक्निक बताई उसी से करें, ज्यादा कन्वर्जन के चक्कर में ना पड़े। अपन आरएस निकालें ईमानदारी से, सेम कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन चेक करें, सेम कॉन्फ़िगरेशन आता है तो वो आइडेंटिकल है, ओके। और ये आइडेंटिकल ही है, आप निकाल के देखें आपको कॉन्फ़िगरेशन सेम मिलेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 का, एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है स्टूडेंट, ध्यान दो बेटा। 7 आपकी कॉपी के अंदर है। देखो, लैक्टिक एसिड ऑप्टिकल सेंटर रखता है। अब आप बोलोगे कि सर लैक्टिक एसिड तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको वन कायरल सेंटर लैक्टिक एसिड पे ही सिखाया है, यस और नो। तो लैक्टिक एसिड पक्का है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। और रही बात ये टार्ट्रिक एसिड, तो टार्ट्रिक एसिड भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि टार्ट्रिक एसिड में डी और एल फॉर्म बनते हैं, यस और नो। ये लो, ये मैं वापस बना देता हूँ पूरे मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये टार्ट्रिक एसिड हो गया, ये डी टार्ट्रिक एसिड, इसका एल मिरर इमेज बन सकता है। इसका मतलब टार्ट्रिक एसिड भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। और वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है बच्चों कि मीजो हो तो भी ऑप्टिकल आइसोमर है, मीजो को भी ऑप्टिकल आइसोमर में काउंट करते हैं। तो टार्ट्रिक एसिड भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया हुआ है अल्फा अमाइनो एसिड्स, यस और नो। ये लो, अल्फा का मतलब मैंने आपको कॉमन नेम में बताया था, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे उसे अल्फा बोलते हैं। यदि इस पर NH2 ग्रुप लगाएंगे तो अल्फा अमाइनो एसिड। एलानिन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस कैटेगरी। और एलानिन मैंने कई जगह लिया है, इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर है, इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर्स हैं, और इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर है। ये तीनों मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और अल्फा अमाइनो एसिड मींस एलानिन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। इन तीनों में ऑप्टिकल सेंटर है, तीनों ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। इसके अलावा बच्चों मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड मैंने आपको ज्योमेट्रिकल में कराया है। मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड जो केसेस हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ये मैलेइक एसिड होता है। मैलेइक एसिड में ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज आंसर। ऑप्शन नंबर 3, ये ऑप्शन नंबर 3 है, ये ऑप्शन नंबर 4 है, ये ऑप्शन नंबर 1 है, और ये ऑप्शन नंबर 2 है। इसमें पूछा गया है कि कौन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, डजंट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, तो मैलेइक एसिड ऑप्शन नंबर 3 आंसर रहेगा। काम खत्म है, कुछ डाउट और? हेलो, पक्का? तो जब नहीं है तो दुष्टों एनर्जी तो लाओ अंदर दिमाग में, कोई डाउट है क्या? सिलेक्शन चाहते हो? इसको ऐसे नहीं बोल के है ना, और ये अंदर की जो हवा है ना जो भरी है, पहले हवा खींचो। अब है ना, जब मैं पूछूं सिलेक्शन चाहते हो तो यस निकलना चाहिए हवा के साथ, और जो निकलना चाहिए एक थंब शो करते हुए स्पीड से, ठीक है। सिलेक्शन चाहते हो? यस सर, ऐसे निकलना चाहिए, ठीक है। इससे क्या इंडिकेट होता है पता है आपको? जैसे 3-4 दिन से खाना नहीं मिला हो, 3-4 दिन से खाना नहीं मिला हो, और यदि एकदम मिले तो जो जिस तरह से अपन उस खाने की ओर दौड़ते हैं, ठीक है, ठीक उसी तरह हमने हमारी रैंक के लिए आज अपने अंदर से आवाज लगाई है, तो हमें मिलेगी मिलेगी और मिलनी ही चाहिए। ठीक है बेटा, यानी कि दैट इज द डेडिकेशन कि अपन उस टॉपिक और उस सब्जेक्ट के प्रति जो पढ़ने जा रहे हैं, हमारे मन में एक एक्साइटमेंट है, ये इसको इंडिकेट करते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है।
रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट। देखो बच्चों, अपन मानते हैं कोई भी रिएजेंट जब किसी सबस्ट्रेट पर अटैक करता है तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होता है और वो एक पर्टिकुलर अनायंस या फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट फाइनली इस बात पर डिपेंड करता है कि रिप्लेसमेंट हो रहा है तो रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट बनेगा, एलिमिनेशन हो रहा है तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट भी बनते हैं बच्चों और एडिशन प्रोडक्ट भी बनते हैं। इसका मतलब फाइनली इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों को मिलाकर हम रिएक्टेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में या कोई भी रिएक्शन में, जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन ही हो, बट ये पार्ट होते हैं, एक तो रिएक्टेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट्स और लास्ट इज प्रोडक्ट। रिएजेंट भी टू टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा रिएजेंट हो जिससे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो, और हो सकता है कि रिएजेंट ऐसा हो जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। इसका मतलब टू टाइप्स के अटैकिंग रिएजेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकंड इज न्यूक्लियोफाइल। जब भी रिएजेंट, कोई भी रिएजेंट जब सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा बच्चों, तो डेफिनेटली सबस्ट्रेट के अंदर कुछ फिनोमिना होंगी। वो फिनोमिना होने से उस सबस्ट्रेट के अंदर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर बनेंगे। अब यदि अपना जो इलेक्ट्रोफाइल्स यानी अपना जो रिएजेंट यदि इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो सबस्ट्रेट के उस पार्ट पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और यदि न्यूक्लियोफाइल अपना अटैकिंग रिएजेंट है तो डेफिनेटली वो सबस्ट्रेट के उस पार्ट पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम और ज्यादा जो सबस्ट्रेट के अंदर हुई, ये किसके थ्रू हुई? इसका मतलब इस सबस्ट्रेट के अंदर कुछ ऐसे फिनोमिनाज होंगी, इसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जहां से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जरूर कंसर्न हो रहा होगा। और वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होंगे या तो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, या फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, या फिर रेजोनेंस होगा, या फिर हाइपर कंजुगेशन होगा। इसका मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इसमें जरूर लगेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हमें 4 पढ़ने होंगे, वो मैं लिख देता हूं। एक तरह से इंट्रोडक्शन भी चल रहा है और आपके कंटेंट भी क्लियर हो रहे हैं। तो एक तो होगा इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों, जिसे हम आई इफेक्ट बोलेंगे। सेकंड इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एंड थर्ड इज रेजोनेंस, एंड लास्ट इज एच इफेक्ट, जिसे हम बोलेंगे हाइपर कंजुगेशन। इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बोल सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि हम यहाँ पर हैं और हमारे पास कोई फायर बॉल आती है। फायर बॉल आने से डेफिनेटली हमारे अंदर कुछ क्रिएशंस होंगे। हो सकता है उसको हम हाथ से रोकें, हो सकता है उसे हम पैर से रोकें, हो सकता है हम भग जाएं। इस तरह के जो इफेक्ट्स हैं ये अपने अंदर जो बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग होंगे। हो सकता है ऐसा भी इंसान होता है कोई जो लोयन पास में, मान लो टाइगर अपनी तरफ अटैक करने आ रहा है, तो एक तो ऐसा इंसान होगा जो टाइगर को देख के मर जाएगा, ठीक है ना, और एक ऐसा होगा जिसके बहुत कुछ निकल जाएगा, और एक ऐसा भी होंगे, आजकल ऐसे भी होते हैं कि आजा टाइगर लड़ ले यार, होगा जो निपटेंगे। इसका मतलब दैट इज ये इफेक्ट्स हैं बेटा। ये जो इफेक्ट्स बॉडी के अंदर जो इफेक्ट्स हैं उसकी वजह से हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे उस टाइगर को कि भाई हमें करना क्या है, वो कहाँ आना चाहिए, वो अपने को लेके जाए या हम उससे लड़ाई करें। इसका मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में किसी सबस्ट्रेट में उस फिनोमिना के थ्रू, इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के थ्रू कुछ चीजें उसमें डेफिनेटली हो रही होंगी, कुछ इंसिडेंट्स हो रहे होंगे जिसके थ्रू वो अटैकिंग रिएजेंट ये डिसाइड करेगा कि उसे कहाँ अटैक करना है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं। अच्छा एक बात और फाइनल करें, आज जब इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है तो एक चीजें और डिसाइड करें। ये जस्ट इमेजिन करो कि ये अपना ये डस्टर है और ये मार्कर रखा हुआ है, तो क्या ये रखने से ये दूर दूर रखें तो क्या अपने आप रिएक्शन कर लेंगे? इसका मतलब एक और पार्ट है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम ये तो समझ रहे हैं कि नेचर ऑफ रिएजेंट एंड नेचर ऑफ सबस्ट्रेट दो तो रिस्पॉन्सिबल है रिएक्शन के लिए, लेकिन एक और चीज रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चों, और वो होती है जो रिएक्शन कराने जा रहा है वो केमिस्ट उसे क्या एनवायरमेंट दे रहा है। या वो एसिड बेस की प्रेजेंस डाल रहा है, या वो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करा रहा है, या पेरोक्साइड की प्रेजेंस डाल रहा है, पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहा है या नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहा है। इसका मतलब रिएक्शन प्रोडक्ट इज नॉट डिपेंड only on the condition of या nature of reagent or substrate, that also depend on the conditions provided by chemist.
इसका मतलब यदि हमें किसी भी रिएक्शन पर कमांड हासिल करना है कि वो कैसे होगी और उसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो हमें कोई एक तरफ डायमेंशन की ओर नहीं जाना होगा कि रिएजेंट ही क्या है। हमें ये भी सोचना होगा कि सबस्ट्रेट के अंदर भी क्या चल रहा है, और ये भी ध्यान रखना होगा कि वो किस कंडीशन में कराई जा रही है। क्या वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराई जा रही है, या वो फोटोकेमिकल रिएक्शन से, या वो एसिड बेस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कराई जा रही है। इसका मतलब रिएक्शन कराने वाले केमिस्ट पर डिपेंड होगा कि वो क्या प्रोडक्ट बनाना चाहता है। तो जिस बच्चे को तीनों का बैलेंस दिमाग में आता है, उसको वो प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती जो आप लोगों के अंदर है। अब चलते हैं कि सर हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम, रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट में हर बच्चों को लास्ट में भी ये प्रॉब्लम रहती है, सर हमें पता नहीं लग पा रहा कि वास्तव में हाइपर कंजुगेशन लगेगा, कब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लग रहा है, कब रेजोनेंस हम अप्लाई करें, कभी तो दोनों अप्लाई हो जाते हैं, कभी हाइपर कंजुगेशन तीनों इफेक्ट अप्लाई हो जाते हैं। तो हमें ये जो प्रॉब्लम्स है ये कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो बच्चों ये मेरा प्रॉमिस है, रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट के लास्ट तक मेरे साथ चलोगे, आपके दिमाग में बात आएगी नहीं कि कब कौन सा इफेक्ट लगाना है। ठीक है। अब रही बात सेकंड, जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड की ओर जाते हैं तो हर बच्चे की एक डाउट उसके अंदर भरी पड़ी होती है, सर हमें ये जस्टिफाई करना नहीं आता कि ये E1 होगी कि E2 होगी, या हमें समझ ही नहीं आता कब SN1 होगी, कब SN2 होगी, कब E1 होगी, कब E2 होगी। हम इस उलझन में ही रहते हैं। तो ये अश्योरेंस है 15 लेक्चर के बाद जो रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड स्टार्ट होगी, यदि आपने इसको ढंग से पढ़ा तो वो उस रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड में आपको लास्ट तक ये बात आएगी नहीं कि कब कौन सा अप्लाई करें, कौन सी रिएक्शन होगी, क्योंकि वो क्रॉस हो चुकी होंगी डाउटलेस प्रोसेस में। तो कोशिश ये करें, आराम से सुने, जो टास्क आपको दें बेटा उसको पूरा करें। ठीक है। तो दैट इज द इंट्रोडक्शन कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में ये पार्ट्स होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया कि यदि रिएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक करता है तो उसके अंदर बॉन्ड्स जरूर टूटेंगे, और जब बॉन्ड टूटेंगे तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगा। इसका मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस एंड बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब सबसे पहले अपन इसी को क्लियर करते हैं कि बॉन्ड किस तरह से ब्रेकिंग होते हैं। तो फर्स्ट अपन हेडिंग डालते हैं बॉन्ड फ्यूजन। मेरे साथ सर लिखते चलो, बॉन्ड फ्यूजन टू टाइप का होगा, होमोलाइसिस एंड हेट्रोलाइसिस। आपको नॉलेज है बेटा इस चीज की, होमोलाइसिस एंड हेट्रोलाइसिस। अच्छा एक और बात, इस यूनिट में यदि और अच्छा करने के लिए और हमें क्या करना चाहिए सर, आपको जो भी आता है मेरे साथ बोलते चलना है। दूर जो बच्चे बैठे हैं आप ये ना सोचे कि अपन रूम पे बैठे हैं, टीचर सामने नहीं है, आपको वहां भी बोलते हुए चलना है। ये फील करना है कि अपन क्लासरूम में चल रहे हैं। आपको जो भी आता है बेटा आपको बोलना है, गलत बोलोगे तो भी सुधार होगा और अपन आगे बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, जितना आपको आता है अपन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो व्हाट अबाउट होमोलिसिस, आप बताओ मुझे। यस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो, लिखो साथ में लिखो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि ए और बी के बीच शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यदि इस तरह की कोई कंडीशन हो रिएक्शन में कि बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास और ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास आ जाए, तो ए डॉट प्लस बी डॉट, यानी कि जो स्पीसीज बनेगी इनको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स बोलेंगे बच्चों। इसलिए अपन इस तरह का जो क्लीवेज हो रहा है यानी बॉन्ड फ्यूजन जो हो रहा है, इसको अपन ऑल्सो नोन एज फ्री रेडिकल क्लीवेज, इसे फ्री रेडिकल क्लीवेज भी बोलेंगे। यदि अपने को ऐसा लगता है बच्चों की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अनइक्वल या अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली यदि हम माने कि ए और बी के बीच जो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए है, तो डेफिनेटली जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे जाएंगे और बी की ओर चल जाएंगे, तो ए पर प्लस चार्ज आएगा और बी पर माइनस चार्ज आएगा। इससे जो स्पीसीज बनेगी बच्चों इन्हें हम आयंस बोलेंगे। इसलिए हम इस तरह का जो क्लीवेज हो रहा है ऑल्सो नॉन एज आयोनिक क्लीवेज। सर जो आपने हमें बताया कि हाई टेम्परेचर पेरोक्साइड इफेक्ट, ये हमें कब नॉलेज होगी, तो जैसे अपन रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट की ओर बढ़ेंगे तो हर रिएक्शन को डिटेल पढ़ेंगे तो हमें ये नॉलेज भी साथ में होती जाएगी। अभी उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हमें केवल इतना सा पता होना चाहिए कि कभी होमोलिसिस क्लीवेज हो रहा है तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे, और हेट्रोलिसिस हो रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्लस और माइनस बनेंगे।
बच्चों बॉन्ड फिजन के बाद हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट आता है वो आता है कि बॉन्ड फिजन होने से ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में से कहीं ना कहीं कार्बन पे प्लस आएगा तो कहीं कार्बन पर माइनस भी आएगा, और यदि होमोलिसिस हो रहा है और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है तो उस पर फ्री रेडिकल भी आएगा। सेकंड आप छोटा सा हेडिंग डालें, इंट्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ये पक्का है बच्चों, सबस्ट्रेट बेसिकली ऑर्गेनिक ही होगा तो उसमें कार्बन चेन भी होगी। हो सकता है कार्बन चेन में हेट्रोलाइसिस हो तो कार्बोकेटाइंस और कार्बन आइंस बने, और ये भी हो सकता है कि कार्बन चेन में हम होमोलिसिस दें यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली वहां फ्री रेडिकल भी बन सकते हैं। इसका मतलब 3 इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स हैं ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स। एक तो हो गया अपना कार्बोकेटाइंस, एक हो गया अपना कार्बन आयन, ध्यान से अपन लिखते चलें, और एक हो गया कार्बन फ्री रेडिकल। ये इस तरह एक अपन पूरी टेबल बना लेंगे, इसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सब आ चुके होंगे। फर्स्ट नंबर नेम, सेकंड नंबर सराउंडेड बाय, एंड थर्ड नंबर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये लिख लिया बच्चों, मिटा दिया जाए, पक्का। इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, इसके बाद आपको एक्ट एज किसकी तरह रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट आपको इसके बाद यदि और नॉलेज अपनी है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी अपन लिख सकते हैं, और एट लास्ट अपन इसका शेप या ज्योमेट्री भी लिख सकते हैं कि किस शेप में रहेगा। चलो इसमें मैं कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं लिखूंगा, ठीक है। आपको अपनी बेस्ट नॉलेज से जो भी आता है कम या ज्यादा उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है बेटा। इसमें से 2 टाइम्स AIPMT में क्वेश्चन आया है जो हम इस लिखने जा रहे हैं इसमें से। क्वेश्चन सुने तो सुन लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट हैव अ ज्योमेट्री लाइक अमोनिया। फर्स्ट क्वेश्चन AIPMT का, ठीक है, जो इस टेबल में से आया है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ये भी आपका AIPMT का क्वेश्चन है जो इस टेबल में से आया है। तो आराम से इसको अपने लेवल पे मुझे भरवाओ, आपको ये फील आना चाहिए कि सर लिख रहे हैं, नहीं हम लिख रहे हैं इसको। चलो बताओ बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंटरमीडिएट। कार्बोकेटायन, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से ले रहा हूँ, लग रहा होगा आपको। कार्बोकेटायन को हम कार्बोनियम भी बोलते हैं, कार्बोनियम आयन। सेकेंड नंबर कार्बन आयन, एंड थर्ड इज कार्बन फ्री रेडिकल। चलो, सराउंडेड बाय का मतलब है कि आपको यदि बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो बॉन्ड पेयर बोलना है, ठीक है, और लोन पेयर दिखाई देना है तो बॉन्ड पेयर कितने और लोन पेयर कितने, ये दोनों बोलना है। तो राइट नाउ कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन सराउंडेड बाय थ्री बॉन्ड पेयर, एंड कार्बन आयन बाय 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, और that is 3 bond pair plus 1 unpaired electron. Yes or no? कार्बन फ्री रेडिकल के पास 3 बॉन्ड पेयर के साथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों। राइट नाउ जो AIPMT का एक क्वेश्चन है वो तो यही सोल्व हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो कार्बन आयन। यस और नो? ये एक AIPMT का क्वेश्चन यहाँ सोल्व हो चुका कि कार्बन आयन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विच में बी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। राइट नाउ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अपने को दिखाई दे रहे हैं, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, बट कार्बन आयन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। बच्चों इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल काउंट करना है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब कार्बोकेटन के पास
6 इलेक्ट्रॉन है, सेक्सटेट है, एंड इसके पास ऑक्टेट है, और कार्बन रेडिकल के पास सेप्टेट है। ऑक्टेट कब स्टेबल होगा? जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यस और नो? तो राइट नाउ हम कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 हैं, वैलेंस शेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो मजा आएगा। राइट नाउ अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये हम कह सकते हैं कि ऑलवेज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो राइट नाउ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, तो दैट इज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। और इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में आइसोमर में समझाया था कि ये अपने लोन पेयर को देना चाहेगा ताकि स्टेबिलिटी में आ जाए। तो डेफिनेटली जब ये लोन पेयर देना चाहेगा तो हम समझ चुके हैं कि दैट इज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कार्बन आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ऑल कार्बन आयंस एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ऑल कार्बोकेटाइंस एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। एंड अगेन हम देख सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगेन एक्ट एज यस इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन चेंजेस क्या आएगा? चेंजेस आएगा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। आप इसको बोलोगे नॉट इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, देयर इज नो चार्ज। आप देखो इनमें चार्ज है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज है, चार्ज स्पीसीज है, बट फ्री रेडिकल इज न्यूट्रल स्पीसीज एंड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो राइट नाउ वी कैन से दैट इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट इज हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बोकेटाइन? बोलो sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो डेफिनेटली sp2। बच्चों हाइब्रिडाइजेशन इज ए पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में पहले ही बोल चुका हूँ, ठीक है? तो आप परेशान ना हो, यदि आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो केमिकल बॉन्डिंग जब सीखोगे आप तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। हमने नहीं पढ़ी इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको नहीं लिखें, हमें लिखनी पड़ेंगी। तो दैट इज sp2 एंड कार्बन फ्री रेडिकल, ये कार्बन आयन इज sp3 एंड फ्री रेडिकल अगेन sp2। शेप की बात करें तो हम समझ चुके हैं दैट इज अ प्लेनर। प्लेनर ट्राइगोनल लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो प्लेनर का मतलब ही ट्राइगोनल है। और दैट इज sp3, sp3 किसकी तरह ना? टेट्राहेड्रल नहीं, पिरामिडल। अरे अभी तो पढ़ाया है पिछले लेक्चर में बेटा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री अपन कह सकते हैं टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन अपन यहाँ इसकी पढ़ रहे हैं अभी कार्बन आयन की, ठीक है? इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड नहीं है, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, तो पिरामिडल। अगेन AIPMT का वापस एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट हैव ए ज्योमेट्री लाइक अमोनिया? तो कार्बन आयन, अमोनिया की भी कौन सी होती है? पिरामिडल, यस और नो? तो सेम एज अमोनिया, ऐसा लिखकर आप AIPMT लिखकर टैग करके रख दें। यानी कि 2 क्वेश्चन आपको AIPMT में इस टेबल से मिले हैं, और हो सकता है कॉपी पेस्ट का जमाना है, कभी वापस आ जाए। तो पिरामिडल शेप में कार्बन आयन रहेगा बच्चों, ठीक है? और लास्ट में हम कह सकते हैं ये अगेन प्लेनर, यस और नो? इस जो ये टेबल अपन ने बनाई है, इससे एक और चीज क्लियर हो रही है, आज ही मैं बोल देना चाहूंगा ताकि झंझट ही खत्म, ठीक है? एकदम क्लैरिटी अपने दिमाग में रहनी चाहिए। कार्बोकेटाइंस एंड फ्री रेडिकल बोथ आर एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, यस और नो? इसका मतलब इनका केमिकल बिहेवियर सेम टाइप का हो गया। हम कह सकते हैं कि जहां भी स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल का इक्वल होगा, सेम होगा। आपको कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। कार्बोकेटाइन की पॉजिटिव की जगह फ्री रेडिकल आ जाए, सेम कंसेप्ट लगेंगे आज के बाद, ठीक है? कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल के दोनों के स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम आएंगे। बात समझ में आ गई? अब रही बात सर ये तो क्लियर हो गया, अब अपन क्या करें? तो मैं आपको बता दूं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 रिएक्शंस, 2 नेम रिएक्शंस अपन बोले तो इस तरह की हैं, जिसमें एक और इंटरमीडिएट दिखाई देता है और वो है कार्बिन। कार्बिन आपको 2 रिएक्शंस में मिलेंगे, एक रीमर टीमान रिएक्शन का भी आपने नाम सुना, और एक कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इसका मतलब कार्बिन का इंट्रोडक्शन भी अपन ले सकते हैं, व्हाट अबाउट कार्बिन, यानी कि आप एक्स्ट्रा इंटरमीडिएट लिखें, एक्स्ट्रा इंटरमीडिएट लिखकर और फर्स्ट नंबर आप कार्बिन लिखें। एक आध 2 लाइनें अपने को कार्बिन के लिए भी जरूरी है। इन चीजों में अपन बहुत अपर लेवल पे नहीं जा रहे, अपने मेडिकल में जहां से क्वेश्चन आए उस लेवल को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच रहे हैं। कार्बिन के लिए भी 3-4 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। एक तो व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कार्बिन जो आपके कोर्स में है, एक तो है मिथाइलिन कार्बिन, आप इस तरह बनाएं, और एक है डाइक्लोरोकार्बिन, दैट इज मिथाइलिन कार्बिन, एंड सेकंड इज डाइक्लोरोकार्बिन। आपको यदि थोड़ा भी याद हो बच्चों तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन रीमर टिमान में डाइक्लोरोकार्बिन काम आती है।
इस कार्बिन के लिए कोई सी भी कार्बिन हो, ये तो एग्जांपल है उसके, बट कार्बिन के लिए आपको 4 पॉइंट ऐड करने हैं मेरे साथ। कार्बिन का फर्स्ट पॉइंट तो यहां से क्लियर हो रहा है, ये जो तीनों इंटरमीडिएट जो हमने लिखे हैं बच्चों, ये ट्राइवेलेंट है, जैसा कि 3 बॉन्ड अपने को दिखाई दे रहे हैं। बट कार्बिन में अपने को 2 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसका मतलब कार्बन इज अ बाइवेलेंट स्पीसीज। कार्बिन बाइवेलेंट स्पीसीज है। और इसके अलावा सेकंड नंबर, आप इलेक्ट्रॉन्स गिन के बताएं। 2 तो बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर अपन मान रहे हैं। लोन पेयर ये सिंगल भी रहते हैं, लोन पेयर भी रहते हैं, अपने को इतना डिटेल नहीं जाना, अपने को तो गिनना है। 2 2 एंड 2 6 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। इसका मतलब इसमें ऑक्टेट क्या है, बोलो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यदि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बच्चों, तो किसकी तरह बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोफाइल नहीं, फिर गलती कर रहे हो, देयर इज नो चार्ज, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बोलना सीखें, दैट इज एक्ट एज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये आपको, और यदि चाहते हो ये लिखना, तो कंसर्न रिएक्शन, रिलेटेड रिएक्शन अभी से याद रखना चाहते हो कि कौन सी रिएक्शन में काम आएगी, तो मैं आपको लिखा देता हूं रिलेटेड केमिकल रिएक्शन, जहां आपको ये देखने को मिलेंगी। एक तो आपके कोर्स में रीमर टीमान रिएक्शन, बच्चों अभी से याद रखोगे तो बुराई नहीं है। आपको ध्यान रहेगा कि ये 2 रिएक्शन जब भी आएंगी, डाइक्लोरोकार्बन स्पीसीज हमारे सामने जरूर आएंगी। एक तो रीमर टीमान रिएक्शन, और बच्चों सेकेंड वन इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। यानी कि कार्बिन का आज के बाद नाम अपन इन दोनों में लेंगे। एक रिएक्शन और है बीच में, मैं अभी लिखाऊंगा, आपको समझ नहीं पाओगे बेटा। एक अल्किन अल्काइन में एडिशन और होता है कार्बिन का, ठीक है। अब उसको नेम रिएक्शन तो है नहीं, एडिशन रिएक्शन, एडिशन इन अल्किन्स एंड अल्काइंस, वो मैं अपने आप कराऊंगा, मेरा काम है। अभी तो केवल 2 याद रखो कि नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग कभी आए तो इन दोनों में कार्बिन एज ए इंटरमीडिएट अपने को लिस्टिंग करनी है। कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ABCD और लिस्टिंग बनाने के क्वेश्चन आते हैं, मैच द कॉलम, तो अपन को ध्यान रखना है। अब जैसे कार्बिन के बारे में हमने लिखा है, ऐसे एक स्पीसीज और है बच्चों, नाइट्रीन। नाम सुना है कि नहीं पहले कभी? हाँ बेटा, नहीं सुना ना, लेकिन अब सुन रहे हैं ना, मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से ले रहा हूँ ना, ठीक है। ये पूरा एक पेज दिया हुआ है अपने इसमें मॉड्यूल में, एक पेज में सारी इन्फॉर्मेशन। मैं चाहता तो कह देता इसको पढ़ के आओ, इंडक्टिव से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं लिखा रहा हूँ ना, इसका मतलब कोई ये चांस नहीं और कोई इफ और बट नहीं। बात समझ में आ गए? ये दिमाग में नहीं रखना, हमने पहले नहीं पढ़ा तो उसमें क्या करें, आप पढ़ेंगे ना। बात समझ में आ गई? सर ये पहले पढ़ के आया, ये होशियार है, ये फलाना है, अपने को इन बातों में नहीं करना, अपन को तो डायरेक्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरी बात समझते चलना है, ठीक है। नाइट्रिन भी एक इंटरमीडिएट अपने होता है। वैसे एक और होता है बेंजाइन, कभी नाम सुनाओ बेंजाइन? अभी अपन डिस्कशन नहीं करेंगे, वो केवल एक ही रिएक्शन में आता है, जो 4th लास्ट लेक्चर चल रहा होगा अपने कोर्स का, तब बेंजाइन आ जाएगा, ठीक है। अभी अपन को क्या करना है, नाइट्रिन के बारे में भी कुछ पॉइंट लिखना है, जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही पॉइंट नाइट्रिन के बारे में बनेंगे। लिख दो फटाफट, नाइट्रिन स्टार्ट करो। देखो नाइट्रीन, जैसे कार्बिन के बारे में पढ़ा, वैसे नाइट्रीन के बारे में 3-4 पॉइंट लिख लो। नाइट्रीन जो है, नाइट्रीन की जो स्ट्रक्चर है वो होती है एन, इस तरह की स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाओ, दैट इज नाइट्रीन। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है बच्चों, ये फर्स्ट पॉइंट बना लो, इसका बेस्ट एग्जांपल जो रहेगा वो रहेगा AR C डबल बॉन्ड O और N। सर ये क्या है, तो आपको अभी इतना ही याद रखना है कि इसको, इस वाले पार्ट को बोलते हैं एसाइल, और इसको अपन बोलेंगे नाइट्रीन। सुन रहे हो बेटा? तो दैट इज द कंप्लीट नेम इज, बोलो, एसाइल नाइट्रीन। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नाइट्रीन जो आपके कोर्स में है, असाइल नाइट्रीन। ये एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है और एलिफेटिक ग्रुप भी हो सकता है। CH3CO को बोलते हैं एसिटाइल, और C6H5CO को बोलते हैं बेंजाइल। इन दोनों को कंबाइंड बोल देते हैं असाइल। जैसे आपने कभी नाम सुना फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन, दोनों को कंबाइंड बोलते हैं एसाइलेशन, तो ये असाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, असाइल। और ये नाइट्रीन तो कंप्लीट नेम इज असाइल नाइट्रीन।
सर इसके बारे में कुछ 4 पॉइंट कौन से, तो मैं लिखा रहा हूँ, आपको लिखो। आप बताओ, जैसे वो बाईवेलेंट थी अच्छे बच्चों, वैसे ये जो नाइट्रीन है क्या दिख रही है आपको? मोनोवेलेंट। इसका मतलब ये मोनोवेलेंट स्पीसीज है। ये इनको फीड फीड करो दिमाग में बेटा, ठीक है? धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना तो बहुत दिमाग खपेगा। मतलब मैं आपको बता दूं, ये डरा नहीं रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं कि क्योंकि डरा के मैं क्या करूंगा, पढ़ाना मुझे ये तो नहीं समझ में आई, ठीक है ना? डर भगाने के लिए पढ़ा रहे हैं, डराने के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं बेटा। इस रिएक्शन मैकेनिज्म का ग्राफ ऐसे बनता है। बात समझ में आ गई? तो फायदा तो अपने को होगा, प्रॉफिट तो ठीक है, लेकिन इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ये पढ़ाने के बता रहा हूँ मैं, जो बच्चों के साथ ट्यूनिंग होती है टीचर की। मतलब बहुत आसान चीजों से चलते चलते यहाँ एक ऐसा पार्ट भी आएगा इस यूनिट में जहाँ बहुत दिमाग खपेगा, मतलब उलझेगा उलझेगा। बात समझ रहे हो ना? वो आएगा जब 15 लेक्चर है तो 7-8 लेक्चर पे आ रहा होगा, ठीक है? 7 to 10 और 11 लेक्चर पे कहीं ना कहीं ऐसा यूं भी आएगा कि यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो सुलझेगा ना बहुत आसान हो जाएगी। बात समझ रहे हो? मतलब इसमें सारे इफेक्ट जहां सिखा दिए गए होंगे, SIR, SIP, रेजोनेंस, प्लस एम माइनस एम प्लस आई माइनस आई, सब जब आ जाएंगे और उनसे सबसे मिलकर जो एप्लीकेशन बनती है ना, उस समय वो सारे इफेक्ट दिमाग में काम करने चाहिए। यानी कि यदि ढंग से पढ़ा तो वो दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं तो यहाँ पर कुछ बच्चे तो यहीं फेल हो जाएंगे वापस बैक, कि यार ये तो समझ नहीं पा रही। लेकिन साथ में चलोगे तो बहुत आसानी से क्रॉस होगी। ये मैंने आपको बता दिया, इसका ग्राफ ऐसे बनता है बच्चे के दिमाग में। ये आसान चल रहा है, ये अपन यहाँ से उठ रहे हैं अभी, ठीक है? धीरे धीरे इंडक्टिव इफेक्ट पहुंचेंगे उसकी। अब डरा नहीं रहा हूं मैं डरा नहीं रहा हूँ बेटा। डरा के मैं क्या करूंगा जब पढ़ाना ही मुझे? तो मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें कोशिश करना कोई लेक्चर मिस ना हो, ठीक है बेटा? जैसे आज का ये लेक्चर है ना, ये आगे भी काम आएगा। इस यूनिट की एक और खास बात है, आज जो पढ़ा है हो सकता है आज याद करना पड़े, वो 4th लेक्चर में साथ में आ जाए। तो इसमें ऐसे चलता है। तो जैसे इंडक्टिव इफेक्ट से बढ़ेंगे, फिर उसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी लेंगे ताकि समझ में आए प्लस माइनस क्या है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तो मुश्किल से 10-15 मिनट का क्रॉस हो जाता है। लेकिन फिर रेजोनेंस इफेक्ट चलेगा लंबा, उस रेजोनेंस में आई भी ऐड करेंगे, क्योंकि आई पढ़ चुके होंगे। कुछ समझ में आ रही है? और जब रेजोनेंस क्रॉस कर रहे होंगे, हाइपर कंजुगेशन पहुंचेंगे, तो तीनों इफेक्ट एक साथ काम करेंगे, क्योंकि आर और आई पढ़ चुके होंगे। तो ऐसी एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी मैक्स, तब जाके बच्चे का ब्रेन स्टेबल बनता है। और फिर जब सारे इफेक्ट पढ़ चुके होंगे, तो कुछ एप्लीकेशन ऐसी लेनी होगी इसमें चारों ही कहीं ना कहीं लगे। तो हो सकता है आई लगे, हो सकता है आई आर लगे, हो सकता है IRH, तीनों लगे हैं। तो ऐसे टाइम पर यदि एक में भी गड़बड़ रह गई, बात समझना, तो फिर यहाँ खत्म है मामला। और यदि साथ में चले, यदि ये पार्ट क्रॉस कर दिया तो फिर ऑर्गेनिक आसान है, और यदि ये पूरी आसान है तो आगे की पूरी यूं ही चलती है आसान। ये है, ये दैट इज अ ग्रामर पार्ट बेटा, मैं सही बोल रहा हूँ। GOC फर्स्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। ये इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर का कभी कभी किस्मत से आ जाता है बच्चों में। GOC फर्स्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। तो सर ये 14 लेक्चर क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि दैट इज अ ग्रामर पार्ट। जैसे इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं और फिर सेंटेंस बनता है, ऐसे ये ग्रामर पार्ट है, इसी से रिएक्शन बनेगी। तो रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड का जो बेस है वो फर्स्ट है, तो क्वेश्चन आता है सेकंड से। लेकिन वो क्वेश्चन तभी सोल्व होता है जब फर्स्ट की नॉलेज हमें हो, यानी कि दैट इज ए टूल्स। ये टूल्स हो गया अपने लिए। इस टूल को जितना अपन साथ लेके चलेंगे, इनका यूज हमें आएगा, उतना ही रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है? अब नाइट्रीन के बारे में क्या करना है? मोनोवैलेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं इसमें? अगेन 6 इलेक्ट्रॉन, यस और नो? 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। लिखो, वापस वही पॉइंट आ गया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और दैट इज एक्ट एज, यस, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। देखो बुलवा ही दिया ना लास्ट में कि न्यूट्रल वर्ड तो बोलना ही है। और ये भी यदि लिखना चाहो तो रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस लिख सकते हो। इसमें आपके कोर्स में 3 रिएक्शंस हैं, वैसे 2 पढ़ाते हैं, बट 3 रिएक्शंस है। समय रहा तो अपन थर्ड भी पढ़ लेंगे। एक हॉफमैन ब्रोमामाइड, अभी नाम सुनाओ। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। एक टाइम था बेटा,
हम ये मानते थे कि बच्चे जैसे अच्छे, और मैं ये मानते थे कि बच्चे सब चीजें पढ़ के आए हैं, तो इनको यही निपटा देते थे रिएक्शंस को। समझ रहे हो मेरी बात? खटाखट खटाखट उसको ठीक है याद, इन रिएक्शन में करना है क्या है, उनको ध्यान ही तो रखना है कि क्या लेंगे और क्या बनेगा, आर की वैल्यूज। और अब क्या है, थोड़े प्रमोटेड बच्चे आ रहे हैं तो ऐसे पढ़ा दिया ना तो खत्म है किस्सा मास्टर का। नहीं, अरे हम लोगों का, आप लोगों का तो नहीं बेटा, टीचर का खत्म हो जाता है। ऐसे पढ़ा दो ना तो आधे बच्चे सोचेंगे पता नहीं क्या पढ़ा दिया अभी से ही। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन और शेमिट रिएक्शन, शेमिट रिएक्शन जिसे बोलते हैं, ये अभी केवल लिख के छोड़ दो, ठीक है बेटा। यानी कि जब ये तीनों रिएक्शन आएगी तभी अपना क्या काम आएगा, नाइट्रीन। और कार्बन कब आएगा, जब दो रिएक्शन आएंगे। इसके अलावा बाकी सब में क्या चलेंगे, चलेंगे तो बाकी सब में क्या चलेंगे, या तो कार्बोकेटाइंस या कार्बेनाइंस या फिर फ्री रेडिकल। ये हो गया आपका ये पार्ट। अच्छा बताओ, सबस्ट्रेट पर बॉन्ड फिजन जो कराया, बॉन्ड ब्रेकिंग जो कराई, उसमें उसमें मेन रोल और किसका है, अटैकिंग रिएजेंट का है। तो इसका मतलब नेक्स्ट अपना पार्ट रहेगा अटैकिंग रिएजेंट। लिखो, अटैकिंग रिएजेंट। अब अटैकिंग रिएजेंट्स में टू कैटेगरी हो गई बच्चों। एक तो हो गया इलेक्ट्रोफाइल, सुन रहे हो, और एक तरफ लिख दो न्यूक्लियोफाइल। छोटी छोटी चीजें हैं कंसेप्चुअल। मेन रोल स्टार्ट होगा इंडक्टिव इफेक्ट से। आप नेक्स्ट लेक्चर में एक काम करना, इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर दिया हुआ है ना, वो याद करके आना। कर सकते हो तुम, अच्छा लगेगा उससे। क्योंकि मैं सीधा एप्लीकेशन पे आऊंगा। ये ऑर्डर समझाना हमारा काम नहीं है कि ऑर्डर कैसे आया, ये हो गया, आया बन गया। इसकी एप्लीकेशन अपन लेंगे, ठीक है ना। उसमें टाइम नहीं बिगाड़ सकते कि ऑर्डर कैसे बना। सीधा सीधी बात है, सर ने बोला हमें याद रख लो, अपना दिमाग नहीं लगाना। क्योंकि इसकी सीधा अपन क्या लेंगे, एप्लीकेशंस लेंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं। वो टाइम नहीं है अपने पास कि अपन इसके ऑर्डर को समझे कि ये साला कैसे बना। वो अपने आप मैं समझा दूंगा, बीच में इस तरह के क्वेश्चन लूंगा कि वो याद भी होता जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल्स। देखो इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए 3 पॉइंट लिख सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, सेकेंड नंबर ऑलवेज सर्च इन इलेक्ट्रॉन्स, ऑलवेज सर्च इन इलेक्ट्रॉन्स। एंड एक और पॉइंट, क्योंकि आपकी फिजिकल साथ में चल रही है इसलिए लिखने में मुझे दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर एक्ट एज लुईस एसिड, यस और नो। और इसी तरह इसमें 3 पॉइंट लिख सकते हो, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। सेकेंड पॉइंट, हैव अ टेंडेंसी, हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेट इलेक्ट्रॉन लिख लो। एंड थर्ड इज एक्ट एज लुईस बेस, यस और नो। ये लो, अपने ये कोई काम नहीं आ रहा ये पॉइंट बेटा, ये तो ऐसे ही ये रटने के पॉइंट हो गया। अरे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो डोनेट ही करेगी ना। आपको तो ये याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट, बात खत्म। और जब समझने लग जाते हैं बच्चे तो इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है बेटा, ये तो दिमाग में रखनी है। आज का लेक्चर है ना, आपको बार बार नहीं पढ़ना, इसको तो एक बार दिमाग में फीड कर लो। इसमें करना क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना कई बार बोलेंगे इन चीजों को, कई बार बोलेंगे, वैसे ही याद सेट हो जाती है दिमाग में बच्चे के। यदि ईमानदारी से प्रेजेंस माइंड पढ़ रहा है ना, तो ये तो कई बार बोलने में आएंगी चीजें। 14 लेक्चर में हर लेक्चर की पॉइंट से हर लेक्चर में बोलने में आता है टीचर के। तो ये मान के चलो कि ये कम से कम 4-5 बार बोलने में आ चुका होगा ये लेक्चर। इसलिए आपको इसने सोचना है। फर्स्ट नंबर लिखो, टू टाइप्स के होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। एक लिखो पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में कुछ सोचना ही नहीं है, आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होती हैं। आप तो केवल इसमें ऐड कर दो H प्लस NO प्लस, इस तरह ऐड कर दो NO2 प्लस H प्लस NO प्लस NO2 प्लस, इस तरह कुछ जो ऑर्गेनिक में काम आएंगी उनको मैं लिख रहा हूँ।
and CS3CO plus, acetylonium, C6H5CO plus, एंड और भी आपको नाइट्रोनियम आयन आ गया, नाइट्रोसोनियम आ गया, प्रोटोन भी आ गया। इसके अलावा आपको और लगता है तो और लिख देते हैं ऑल कार्बोकेटाइंस। ये लो, जितने भी कार्बोकेटाइंस हैं, अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आपको, जितने भी कार्बोकेटाइंस हैं वो सब किसकी तरह रिएक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरह बच्चों इधर फर्स्ट नंबर डाल दो न्यूक्लियोफाइल्स में, क्योंकि अब इसको अपने को ऐसी जगह छोड़ना होगा जहां बैलेंस बराबर चले इसका। ठीक है, देखो फर्स्ट नंबर इधर लिखो नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज जो हैं वो न्यूक्लियोफाइल होंगी। सिंपल इंट्रोडक्शन चल रहा है, इनऑर्गेनिक में भी काम आता है, ऑर्गेनिक में भी काम आता है, फिजिकल में भी काम आता है। नेगेटिवली चार्ज में आपको क्या क्या याद रखना है, एक H माइनस याद रखना है बच्चों, एक आपको X माइनस हेलोनियम आयन या हेलाइड आयन, दैट X प्लस, यहाँ X प्लस भी ऐड कर सकते हो। X प्लस को बोलते हैं हेलोनियम, इसको बोलते हैं हेलाइड आयन। Cl माइनस मीन्स क्लोराइड, Br माइनस मीन्स ब्रोमाइड, Cl प्लस ब्रोमोनियम और क्लोरोनियम, Br प्लस ब्रोमोनियम। सर ये कब लिखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, बोलते बोलते वैसे प्रैक्टिस हो जाती है। जब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो कई बार बोलने में आएंगे, अननेसेसरी अभी लोड नहीं लेना दिमाग में। H माइनस X माइनस, एक OH माइनस भी काम आएगा, एक RO माइनस भी काम आएगा, एक NH2 माइनस भी काम आएगा। ठीक है, एंड ऑल, यस ऑल कार्बन आयंस, जितने भी कार्बन आयंस हैं वो सब इसी कैटेगरी में होंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट केस दोनों का। ठीक है, सेकंड नंबर इलेक्ट्रोफाइल्स की तरफ लिखो। सेकंड नंबर में बेटा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स लिखो, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इसको कई तरह से समझाया जा सकता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स को। केमिकल बॉन्डिंग मस्त होना, नहीं कोई बात नहीं, जहां जरूरत है अपन उसको ले आएंगे, जितना जरूरत है पॉइंट। ठीक है, देखो सुनो, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सुनो। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स कब होंगे, कैसे पहचानेंगे सर कि ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, यानी कि चार्ज तो उस पर होगा नहीं, तो अपने को कैसे पहचानना है। तो बहुत सारे सो मैंने फंडाज हैं, जैसे वैकेंट ऑर्बिटल देखना, फलाना उसके लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इतनी चीजों पे मत जाओ, मैं आपको एक बहुत अच्छा छोटा सा ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। आप मुझे बताओ, किसी फैमिली में पिताजी पे कर्जा है, अरे सुनो, झंझट खत्म, सीधा हिट। एक फैमिली में फादर पर कर्जा है, तो पूरे परिवार को क्या मानते हैं अपन, कि वो कर्जे में है। बस समझ जाओ, सेंटर एटम यदि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील कर रहा है, इसका मतलब पूरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल है। अब सेंटर एटम यदि अपन बात करें तो हम पहचान सकते हैं PCl5 में P है तो LCl3 में Al है, SO2 में S है तो CO2 में C है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, सेंटर एटम यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है तो वो सभी स्पीसीज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। बात खत्म, बात समझ में आ गई। तो इसमें अपन इतनी सी लाइन ऐड कर सकते हैं कि सेंटर एटम लिखो अटैच टू या सराउंडेड बाय, जैसे भी लिखना, अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हेलोजन एटसेट्रा। सेंटर एटम सराउंडेड बाय भी लिख सकते हो, एक ही बात है, वो इससे अटैच है तो सेंटर एटम से वो एटम भी तो अटैच है। आपको तो ये आइडेंटिफाई करना सिखाया है, क्योंकि यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिखने थोड़ी ना बैठेंगे बेटा। कॉन्फ़िगरेशन लिखकर वैकेंट ऑर्बिटल लाना करना है तो वो तो इनऑर्गेनिक का पार्ट हो गया। अपन को सिंपल सा एक टेक्निक सिखा दिया सर ने कि अपने को तो ये जो एटम है इनसे यदि कोई भी ऐसा लगता है कि कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें सेंटर एटम इस टाइप की किसी एटम से अटैच है,
तो वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। कैसे बताओ, कौन कौन से ऑर्गेनिक में काम आए? BF3, यस और नो? AlCl3 या CO2, SO2, SO3, इसके अलावा आप PCl3, PCl5, और अपन चाहें तो इसमें FeCl3 भी ले सकते हैं, FeCl2, FeCl3, SnCl2, SnCl4, SiCl4 एटसेट्रा। ये मैंने वो लिखे हैं जो अपने काम आएंगे। बात समझ में आ गई? मुझे वो लिखने हैं जो ऑर्गेनिक में रिएक्शंस में कहीं ना कहीं काम आएंगे, वो मैं लिख रहा हूँ, और वही मेरा पार्ट है। ठीक है, अब इन सब में आप ऐसे पता लगा लोगे बेटा, आपको देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से यदि सेंटर एटम अटैच है ना, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या कर रहे होंगे? उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे, तो उसमें क्या हो रही होगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो बस ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेंगे। इसके अलावा बता सकते हो और इसमें कौन सी कैटेगरी गई? एक तो ये कैटेगरी हो गई, यस और नो? और इसके अलावा और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, बोलो? कार्बिन, अरे अभी अभी बताया यार, कार्बिन, नाइट्रीन, अरे अभी बोला भाई, नाइट्रीन एंड ऑल, यस, एंड ऑल कार्बन फ्री रेडिकल्स। लिखो, आ गया ना? कार्बोकेटाइन इसमें आ गया, कार्बोनाइन इसमें आ गया, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन और नाइट्रीन इसमें आ गए। लिखाई था न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल का तो काम कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल तो फ्री हो गया, लेकिन न्यूक्लियोफाइल में एक कैटेगरी रह गई, कौन सी? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल 15 मिनट लगेंगे, स्टार्ट हो गया इसको। पर मतलब कनेक्ट, यहां से कनेक्ट रहेगा दिमाग? पक्का? योनी कि मुझे पूरा रिपीट करना पड़े वापस? दुष्टों, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में पहुंच गए। हेलो, ठीक है, इसमें 3 कैटेगरी पड़ेंगे, A, B और C, और उसके बाद एक होगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, 15-20 मिनट लगेंगे इसमें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अपन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, मैं रिवीजन नहीं करूंगा इसका। ठीक है, ओके ओके बेटा। बच्चे लिख रहे हैं सर स्टार्ट कर दो। कोई बात नहीं बेटा, अभी से और अभी अभी ऑर्गेनिक कंप्लीट थोड़ी हो रही है, आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है बेटा, समझ में आ गया, अच्छी बात है। ओके बच्चों, तो बच्चे बढ़िया खुश हैं, आराम से मस्त। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट। ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू फॉर बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, सुपर से भी ऊपर। वेरी गुड।